हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को जानना, उन्हें समझना, क्या क्या आज दिन भर की न्यूज़ रही हैं, ठीक है। और जब हम बच्चे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि डेली न्यूज़ जो होती हैं वो ऐसा नहीं कि आज ही आई तो आज ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को पब्लिश होने में थोड़ा समय लग जाता है, तो जो भी आपके सोर्सेज रहते हैं, जो भी आपके न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्हें भी कवर करने में समय लग जाता है। तो कभी कभी ये होता है कि 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की जो है न्यूज़ आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखना बच्चे, सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। बेसिकली जीएसटी कलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह किया है। राज्य ने कुल लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो 3,59,000 करोड़ रुपए का संग्रह किया है, जो कि देश के टोटल जीएसटी संग्रह का लगभग 21% है, ठीक है। तो मतलब महाराष्ट्र ने जीएसटी कलेक्शन में टॉप स्थान हासिल कर लिया है। यह पूरे देश में किसी भी राज्य के द्वारा किया गया सबसे ज्यादा संकलन है। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई के कारण राज्य में औद्योगिक, व्यापारिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां बहुत ज्यादा है। ये रीजन है कि महाराष्ट्र ने जीएसटी कलेक्शन में पहले नंबर पे क्यों आया है, क्योंकि वहां पे जो है आपका मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई के कारण जो है यहाँ के जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ है। और बाकी स्टेट अगर आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है, ठीक है। तो ये जो अभी साल आपका गुजरा है 2024-25 का, इस साल में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी का हुआ है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। टोटल कंट्री का जितना जीएसटी कलेक्शन है उसका 21% अकेले जो है महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। अगला बच्चे जो अगली जो आपकी न्यूज है, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना बच्चे। आपको प्रश्न पूछा जाता था कि भारत की जो तटरेखा है वो कितनी है, ठीक है। भारत की तटरेखा पहले हम क्या कहते थे, 7,561.60 किलोमीटर जो है भारत की पूरी तटरेखा है, ठीक है। अभी जो है तटरेखा बदल दी गई है। अब ये बदली क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अभी जो तटरेखा का आकलन किया गया है, इसकी जो गणना की गई है, ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके की गई है, ठीक है। पहले जो बच्चे आपकी गणना हुई थी वो जो है बेसिकली जैसे मैनुअल रिकॉर्डिंग के आधार पे, ठीक है, या फिर एजेंसीज के अकॉर्डिंग जो है आपकी तटरेखा का आकलन किया गया था। अभी रिसेंटली जो है जो नई टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे इसकी गणना की गई है, और फिर ये देखने को मिला है कि जो भारत की तटरेखा है वो 7,000 नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। वो जो है आपकी 11,098.81 किलोमीटर तक नापी गई है। अब ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, ठीक है, याद रखना ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर इतने किलोमीटर तक अपडेट की गई है, जो कि 1970 के दशक से दर्ज किए गए 7,561 किलोमीटर के पहले आंकड़े से लगभग 3,537 किलोमीटर या लगभग 50% ज्यादा है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इतनी जो है अब हमारी तटरेखा हो गई है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार यह गणना की पद्धति में बदलाव के कारण है, ठीक है। गणना की पद्धति में बदलाव किया गया है ना, जिस टेक्नोलॉजी से पहले गणना की जाती थी वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज किया गया है, पद्धति को बदला गया है, जिसके कारण ये जो लेंथ है वो आपकी बढ़कर के आई है ना। तो ऑब्वियस बात है कि ऐसा नहीं कि हमारा एरिया बड़ा हो गया है, तटरेखा कहीं से जो है ज्यादा हो गई है, बस पहले जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया था उस टेक्नोलॉजी से नहीं, आज की जो एक्यूरेसी के साथ में जो टेक्नोलॉजी आपकी अपनाई गई है उसके साथ में गणना की गई है, जिसके बाद भी ये पता लगा है कि हमारी जो तटरेखा है वो आपकी 11,098.81 किलोमीटर है। अच्छा, यह संशोधन देहरादून स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन एनएचओ के द्वारा SOL के समन्वय में किया गया और एक बहुवर्षीय वैज्ञानिक समीक्षा के बाद भी किया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है आपको बताया गया है कि जो होम मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर अभी भी जो है आपका 7,000 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब ये आपका चेंज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका नई टेक्नोलॉजी से इसकी गणना की गई और ये आपके 7,000 नहीं है, ये आपकी 11,000 है, ठीक है। ये याद रखना बच्चे। अगला है आपका अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व रक्षा सचिव मिस्टर अजय कुमार को यूपीएससी का हेड, यूपीएससी के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले जो यूपीएससी की हेड थी उनका नाम है प्रीति सूदन, ठीक है। तो प्रीति सूदन के स्थान जो इन्होंने लिया है और ये यूपीएससी के नए हेड बन गए हैं। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो बेसिक सी चीजें आपको ये याद रखनी है कि ये एक संवैधानिक निकाय है
और इसकी जानकारी हमें कौन से आर्टिकल में मिलती है? अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से ज्यादा अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। ठीक है, 312 में जो है आपका अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा गया है। और उसके बाद में अखिल जो आपका यूपीएससी है इसकी कहानी शुरू होती है 315 में। ठीक है, 315 में जो है आपका यूपीएससी के बारे में आपका बताया गया किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस तरीके से इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, इसमें आपका इसका काम क्या क्या होगा, वो सर का सर आपका 315 में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसके हेड के रूप में मिस्टर अजय कुमार को चुना गया है। अगली जो आपकी न्यूज है बच्चे, ये एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट का एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर स्वामी के अनुसार भारत 6G प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट दाखिल करने वाले विश्व के शीर्ष 6 देशों में से एक बनकर के उभरा है। ठीक है, 6G टेक्नोलॉजी 14 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि सक्रिय अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा समर्पित अगली पीढ़ी के दूरसंचार में वैश्विक नेता बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता क्या है पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि 6G यानी कि जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें जो है भारत की तरफ से जितने पेटेंट दर्ज किए गए हैं उन पेटेंट में भारत जो है आपका जो टॉप 6 कंट्रीज आती हैं दुनिया भर में उनमें से एक है। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अगली जो आपकी न्यूज है वो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा को हाल ही में एक सम्मान दिया गया है, तो इनको सम्मान क्या दिया गया है? भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक इनको प्रदान की गई है। यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों और देश की सेवा के प्रति योगदान के लिए दिया गया है। टोक्यो 2020 में इनकी अचीवमेंट है। टोक्यो 2020 में इन्होंने जो है आपका गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था और पेरिस 2024 में इन्होंने जो है भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। ठीक है, तो इनके अचीवमेंट को देखते हुए जो है नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। याद रखना बच्चे, प्रश्न पूछा जाएगा कौन से खिलाड़ी को मिला है, तो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। अगली जो आपकी न्यूज है बच्चे ये है आपका कनाडा से। कनाडा के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री के पद पे एक महिला को चुना गया है, इनका नाम है अनीता आनंद। ठीक है, यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं मार्कोनी, इन्होंने अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली दक्षिण एशियाई और हिंदू महिला है। ठीक है, पहली साउथ एशियन और हिंदू वुमन है ये कनाडा की विदेश मंत्री बनने वाली, तो इनका नाम याद रखना अनीता आनंद। अगली जो आपकी न्यूज है बच्चे ये एक ऑपरेशन है। हमने बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है ना पिछले कुछ दिनों में। पाकिस्तान का, भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो गया, भारत का इतना सक्सेसफुल जो है आपका ऑपरेशन है। उसके बाद एक और थोड़ा सा ऑपरेशन आपको याद रखना है, ये है आपका ऑपरेशन नादेर। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन नादेर है ये भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में चलाया गया और ये किस चीज के लिए है? एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभियान है। यह अभियान सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उन्हें निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाया गया। तो आपको पूछा जाएगा किसने चलाया है, तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी ने। कहां पे चलाया है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। और क्यों चलाया गया है? ताकि वहां से जो घुसपैठ करके जो है जिस बच्चे आपको पता है कि पुलवामा अटैक जो हुआ है वो जो है घुसपैठियों ने ही किया है ना। उनको जो है ट्रेनिंग दी गई पाकिस्तान में, उसके बाद में जो है आपका वो यहाँ पे आए और इस तरीके से जो है उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ठीक है, तो वैसी बात है अगर घुसपैठ करने में सक्षम नहीं होते तो ये वाली घटना भी आपकी नहीं होती है ना। तो उस घुसपैठ करने की जो आपकी जो प्रोसेस है या फिर जहां से भी ये लोग आते हैं उस प्रोसेस को जो है निष्क्रिय करने के लिए, ठीक है, ये अभियान चलाया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन नादेर चलाया गया है। अगर हम नादेर इसका मतलब होता है बहादुर या फिर निर्भीक। ठीक है, इस ऑपरेशन के संकल्प को दर्शाता है। तो नादेर जो है आपको याद रखना है कि इसके लिए जो है आपका जो भी टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन आर्मी के पास में है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्विलांसेस पे जो है आपको बॉर्डर को रखा जाएगा और जो भी लोग इस तरीके से जो इंट्रूडर हैं ना, घुसपैठिए हैं, उनको जो है रोका जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन नादेर आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज बच्चे एक सम्मेलन हमें याद रखना है, यह है आपका भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन
2025 का 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन ये आपका कहाँ पे होगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 12 से लेकर के 16 मई तक इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच में संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो बेसिकली बस नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे आपका इंडिया है और बाकी आपके आसियान कंट्रीज हैं, उनके बीच में आपका सम्मेलन हो रहा है और 2025 का जो सम्मेलन है ये आपका गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। अगली न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 23 सितंबर को 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस घोषित किया गया है। इससे पहले आयुर्वेदिक दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो कि एक परिवर्तनशील चंद्र कैलेंडर का अनुसरण, मतलब कि धनतेरस का जो दिन है ये पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर डेट को नहीं आता है ना। जैसे बच्चे आप दिवाली होली देखते हैं तो पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है कि जो हिंदू कैलेंडर है उसका अनुसरण करके जो है ये दिन डिसाइड किया जाता है कि 2025 को इतनी तारीख दिवाली हो। हर साल जो है सेम तारीख पे नहीं आता है, तो जब दिवाली सेम तारीख पे नहीं तो धनतेरस जो है कैसे सेम तारीख पे होगा। ठीक है, तो इस जो ये परिवर्तनशील डेट थी उसको जो है आपका शिफ्ट करके 23 सितंबर को जो है भारत सरकार ने आयुर्वेदिक दिवस घोषित कर दिया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये जो हमारा आयुष मंत्रालय है इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। 23 सितंबर बच्चे याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है 23 सितंबर पहले जो है आपका धनतेरस के दिन सेलिब्रेट किया जाने वाला दिवस था। ठीक है, तो यहाँ पे दो न्यूज आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली है, याद रखना है इन्हें। ठीक है, एक तो हमारी कोस्ट लाइन जो है चेंज हो गई है और दूसरा जो है आयुर्वेदिक दिवस जो है 23 सितंबर को आपका घोषित कर दिया गया है। इसे जो है आपका यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और ये हमें किसने बताया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ही बताई गई है। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सैटरडे के दिन हम क्या करेंगे, पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे, उसे रिवाइज करेंगे ताकि आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम है उस एग्जाम के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।